आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है कार्बन डेटिंग। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक हड्डी है जिसको मैंने पता लगाना है कि ये कितने साल पुरानी है या कितनी पुरानी है। तो इस एज मालूम करने के लिए जो मैं एक मेथड इस्तेमाल करूँगा, प्रोसेस इस्तेमाल करूँगा या कोई चीज़ इस्तेमाल करूँगा, उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग। यानी कि मैं कार्बन डेटिंग के बारे में लिख सकता हूँ ना कि कार्बन डेटिंग इज़ द मेथड यूज टू डिटरमिन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि मालूम करते हैं कि कितनी एज है एक मटेरियल की, ऑर्गेनिक मटेरियल से, यानी जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि कार्बन जैसी चीज़ों से मिलकर बना होता है उनको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल। तो उनको वो कितनी पुरानी है उनको देखने के लिए हम फिर कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेनली जो है वो कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो मतलब बस कार्बन डेटिंग करते हुए कुछ चीज़ें हैं, एक आप कह लें जो प्रिंसिपल है, इसको बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम इस या जो कि इस मेथड के अंदर इस्तेमाल होता है, उस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके का जो प्रिंसिपल है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब रेडियो एक्टिव डिके क्या है, इसको ज़रा रिवाइज अगर हम करें तो हमने अल्फा बीटा गैमा डीके के अंदर ये पढ़ा था कि रेडियोएक्टिव डीके वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, जो कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है। जाहिर है किसी वजह से इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी और बाकी रीजंस होती हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। अनस्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, जिसमें अल्फा बीटा और गैमा डिके जो कि डिफरेंट हमारे पास डिके होती हैं। तो आप आसानी अल्फाज में अगर हम देखें, आसान अल्फाज में, तो अनस्टेबल न्यूक्लिया जब स्टेबल होने के लिए रेडिएशंस को इमिट करता है उसको हम रेडियो एक्टिव प्रोसेस, या इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। इसी तरीके से ये जो कार्बन 14 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये भी मुख्तलिफ मटीरियल के अंदर पाया जाता है, जैसे इस हड्डी के अंदर होगा। अब जब ये हड्डी या कोई जो जानवर है वो मर जाता है तो हम ये देखते हैं कि कार्बन जो डिके है वो कितना रह गया इसके अंदर। जाहिर है वो डिके हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, तो वो कितना रह गया, तो उसको देखते हैं, फिर हम उस अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, फिर उस अमाउंट के लिहाज से हम देखते हैं कि ये कितना साल पुराना है। तो अब ये जो रेडिएक्टिव डिके होना है, यानी इस कार्बन जो कि इस मटेरियल के अंदर मौजूद है उसका आहिस्ता आहिस्ता डिके होना है और उसका जो टाइम मालूम करना है उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हाफ लाइफ का इस्तेमाल करते हैं। अब हाफ लाइफ क्या है इसको भी थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर आते हैं मेन कि हम एक हड्डी की उम्र या एज कैसे निकाल सकते हैं। अब हाफ लाइफ की अगर बात की जाए तो उसकी हाफ लाइफ और उसकी मेजरमेंट हम पढ़ चुके हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है कि इसके अंदर एक रेडिएक्टिव सब्सटेंस अगर अपने अमाउंट का आधा रह जाए तो उस जितनी देर में, जितने टाइम में वो आधा हो जाएगा, रेडिएक्टिव डिके करने के बाद आधा रह जाएगा, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। और इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है और उसका टोटल वक्त निकालने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं टोटल टाइम निकालने के लिए कि अगर एक सब्सटेंस की आपको इनिशियल अमाउंट पता हो और आपको फाइनल अमाउंट पता हो कि इतनी रहेगी है, तो फिर उस लिहाज से आप क्या करते हो, वो दोनों पता होने के बाद आप टोटल टाइम निकाल सकते हो इस मेथड के थ्रू, जो कि हम निकाल चुके हैं। आज इसी को हम रिवाइज भी कर लिया थोड़ा बहुत और इसको हम देख भी लेंगे, इस्तेमाल भी कर लेंगे कि कैसे हम करने जा रहे हैं। अब होता क्या है कि हमारी जो आम लाइफ, हमारा एटमॉस्फेयर है, हवा है हमारी, हमें पता है कि उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस हैं, जिसमें नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन है, उसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो होता क्या है कि जब आसमान से, आप कह लें सन की तरफ से, हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशंस आती हैं जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। यानी मैं अगर लिखूं यहाँ से, यहाँ पे आसानी के लिए, कि न्यूट्रॉन आ रहे होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बाहर से। अब जब वो बाहर से आते हैं तो ये न्यूट्रॉन जो है, सॉरी, वो नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। अब जब न्यूट्रॉन नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन 14। बेसिकली अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो न्यूट्रॉन आया, नाइट्रोजन के साथ उसने हिट किया, रिएक्शन हुआ, कार्बन 14 बन गया और ये हाइड्रोजन हमारे पास एक एक आ गया हमारे पास। अब ये जो कार्बन 14 है असल में होता है कार्बन 12 होता है, लेकिन ये जो कार्बन 14 है असल में ये क्या है, कार्बन 12 का या कार्बन का क्या है, आइसोटोप है। अब आइसोटोप से क्या मतलब है,
या हम आइसोटोप कहते किसे हैं? बेसिकली आइसोटोप की अगर बात की जाए तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक एटम के अंदर कहते हैं, और जबकि एटॉमिक सॉरी मास नंबर हम किसे कहते हैं जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो। तो अब होता क्या है, कुछ एटम ऐसे होते हैं जैसे कार्बन 12 की अगर बात करें तो उसका एटॉमिक में नंबर होता है 6, ऊपर ऊपर नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास नंबर, तो उसका मास नंबर 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो जो ये कार्बन है अब इसके अंदर अगर आप देखें तो 6 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इस कार्बन 14 के अगर अंदर देखें तो इसके अंदर भी 6 प्रोटॉन है, यानी एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है 6 है। अगर आप मास नंबर की बात करें तो ये 14 है, इसका 12 है, तो मास नंबर तो डिफरेंट है। असल में इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना वो डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आइसोटोप एक नया आप कह लें बन जाता है एटम। तो ये हमारे पास आइसोटोप है कार्बन 14 और कार्बन 12 एक दूसरे के, जिसके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या है डिफरेंट है। तो मेनली जो है वो कार्बन 14 बनता है, जो कि कार्बन 14 हमारे अबाव मतलब हवा के अंदर जो होता है, हमारे आम एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन 14 थोड़ा बहुत होता है। अब वो जो कार्बन 14 जो हमारे हवा के अंदर आप कह लें हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होता है, ये जैसे अब ये जो प्लांट्स हैं ये बेसिकली ये अब्जॉर्व कर लेते हैं उस कार्बन 14 को, यानी प्लांट्स के अंदर चला जाता है। इन्हीं प्लांट्स को फिर हम इंसान भी खाते हैं, यानी हम इंसानों में जानवरों के अंदर ये जो हमारे पास कार्बन 14 है ये आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कार्बन 14 की तादाद हमारे जिस्म के अंदर या जानवरों के जिस्म के अंदर बढ़ती रहती है। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास जब एक जानवर की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद क्या होता है कि कार्बन 14 अब नहीं है, आफ्टर डेथ नो मोर कार्बन 14 इंटर टू बॉडी, यानी डेथ के बाद कोई कार्बन 14 अंदर नहीं जाता। अब जब कोई कार्बन 14 अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें कि वही हड्डी की अगर मैं बात करूं जो कि ये वाली है, और जाहिर है ये हड्डी एक मरे हुए जानवर की है, तो जाहिर है अगर मरे हुए जानवर की हड्डी है तो जिसके अंदर मरते हुए जितना भी कार्बन 14 था वो अब क्या हो गया, जाहिर है वो वक्त के साथ साथ डिके होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो कार्बन 14 जो है वो अब मज़ीद इंटर नहीं हो रहा, और जितना टोटल था इसके अंदर मरते हुए या मरने के दौरान तो उसके अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, हमें एक बात पता है कि कार्बन 14 जो है उसकी अगर हाफ लाइफ की हम बात करें तो वो है 5730 ईयर्स, यानी 5730 साल ईयर इसकी हाफ लाइफ है। किसकी भला? कार्बन 14 की। इसका मतलब क्या है कि अगर इस हड्डी के अंदर फर्ज कर लें, इसका मतलब क्या है कि अगर इस हड्डी के अंदर मरते हुए कार्बन 14 की तादाद 10 ग्राम, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो हाफ लाइफ यानी इतने सालों बाद जो अमाउंट है वो इस हड्डी के अंदर कार्बन 14 की कितनी रह जाएगी? 5 ग्राम, यानी इनिशियल अमाउंट के हाफ। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ भी कहते हैं ना। तो ये हाफ लाइफ क्या है इसकी, कितनी है? 5730। अब इसी का इस्तेमाल जो साइंटिस्ट होते हैं जो कि कार्बन डेटिंग करते हैं वो बेसिकली इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हम देखते हैं कि इस हड्डी के अंदर इसकी एज कितनी है। फर्ज करें हमारे पास ये एक हड्डी है, जैसे मैंने बताया इसकी हमने अब एज कैलकुलेशन करनी है, और इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हैं जो कि हाफ लाइफ से हमें पता है। एक ये है कि n इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 1/2 की होल की पावर n, जिसमें n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी कितनी हाफ लाइफ गुजरी है। n नॉट क्या है? इनिशियल अमाउंट, यानी कि अगर आपको एक इनिशियल अमाउंट दे दी जाए कार्बन 14 की तो कितने हाफ लाइफ के बाद उसकी अमाउंट रह गई तो वो आपको n से पता चलता है, यानी वो अमाउंट है जो कि n हाफ लाइफ के बाद रह जाती है, वो n है, कैपिटल N। जबकि ये स्मॉल n जो कि नंबर हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें टोटल टाइम पता हो तो हम उसको हाफ लाइफ से डिवाइड करें, जो कि हमें पता होगी जाहिर है, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें ये दो फार्मूले के अंदर जो मेन चीज़ है वो कौन सी चाहिए? वो टोटल टाइम चाहिए, टोटल वक्त। टोटल वक्त के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हाफ लाइफ, जो कि हमें पता है कि वो कितनी है? 5730 ईयर्स, ठीक है, बाय 4 ईयर्स। अब लेकिन n पता है नहीं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरी है, इसके ऊपर से कितनी बार हाफ लाइफ हो चुकी है, कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजरे हैं वो हमें नहीं पता। वो निकालने के लिए हम इसके पास आते हैं। ये अगर मुझे चीज़ चाहिए तो इसके लिए मुझे 1/2 तो एक नंबर है, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको देखूं कि कितना कार्बन 14 रह गया अभी
जो कि मैं आराम से साइंटिस्ट इसको तराश के इसके अंदर कार्बन 14 की अमाउंट निकाल सकते हैं, जो कि हमें फ़र्ज़ करें कि साइंटिस्ट लगे हुए थे और साइंटिस्ट लगने के बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो कार्बन 14 है यानी एन की जो वैल्यू है वो कितनी रह गई है 2.5 ग्राम, किसकी, जाहिर है किस चीज़ की, कार्बन 14 की। ये अमाउंट रह गई है इसके अंदर। अब लेकिन इनिशियल अमाउंट क्या ली जाए, अब मरते हुए इसके अंदर कार्बन 14 कितनी थी, अब वो हमें कैसे पता चलेगा, जाहिर है उस वक्त तो हम नहीं थे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आजकल की डेली लाइफ में आजकल के जो मतलब जानवर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि एक आम जानवर के अंदर जो कि इसका जाहिर है जिसकी हड्डी है उसी का जानवर, उसी टाइप जानवर को हम देखेंगे कि उसके अंदर मरते हुए कार्बन 14 की अमाउंट कितनी पाई गई है। तो जितनी जाहिर है आजकल के जानवरों में होगी उतनी ही उस टाइम के जानवरों में होगी। तो फर्ज करें जब ये सर्वे आप लें और उसके बाद आपको पता चले कि आजकल जो जानवर है उसके अंदर इनिशियल अमाउंट या मरते हुए जो कार्बन 14 की तादाद है यानी इनिशियल अमाउंट एंड नॉट है वो कितनी है, वो होती है 10 ग्राम। अब ये जो 10 ग्राम मैं बता रहा हूँ ना, ये जाहिर है ये आजकल के जानवरों के लिहाज से देखी गई है, जाहिर है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही तरीका होता है। जबकि एन नॉट क्या है कि इसके अंदर कितना कार्बन 14 रह गया। अब हमें ये दोनों चीज़ें पता चल गई हैं, इसमें डाल के एन निकालते हैं और एन से हम फिर टोटल टाइम निकाल लेते हैं। अब अगर मैं इस फार्मूले में ये दो वैल्यूज़ डालूँ तो हमारे पास इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या है 2.5, जबकि एन नॉट की वैल्यू 10 है, जबकि आगे क्या है 1/2 और एन है क्या है, एन हमें निकालना है। अब 10 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 2.5 डिवाइडेड बाय 10 और इक्वल टू दूसरी साइड पे हम इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर इक्वल टू एज इट इज़ लिख देते हैं। अब अगर आप टेबल वाइज देखें तो ये 2.5 1000, इसको अगर मतलब 4 गुना करें 2 गुना करें तो 5 बन जाएगा, 3 गुना 7.5, 4 गुना करेंगे यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 1/4 इधर, जबकि ये क्या है 1/2 की पावर n। अब आगे हम सॉल्व करें तो 1/4 है, इसको अगर मैं 1/2 का स्केयर लिख दूं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 तो 1/4 अगेन आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। राइट साइड पे क्या है 1/2 की पावर n, तो इसको मैं उठा के इधर एज इट इज़ ले आता हूँ। अब बेसिस अगर आप देखें तो वो इसकी बेस क्या है 1/2, ये इसकी भी बेस क्या है 1/2, बेसिस सेम पावर इक्वल। तो ये बेसिस अगर सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, सेम होंगी, यानी n की वैल्यू क्या है 2। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना आ गया 2। अब इस हाफ लाइफ को यहाँ पे हम डालेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, और इसके लिए मैं इस फार्मूले को उठाकर यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब हाफ लाइफ कितनी है हमें पता है कि वो उसकी वैल्यू कितनी है, इसको मैं चले यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास 5730 ईयर्स, जबकि टोटल टाइम को मैं अगर t से डिनोट करूँ तो ये हमें चाहिए, ये उधर चला जाएगा तो कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 5730 ईयर्स। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, उसके लिए हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5730, तो ये हमारे पास आता है 11460। अब 11460 ईयर्स का क्या मतलब कि इतने साल ये हड्डी पुरानी है, जो कि हमने एक हाफ लाइफ के मेथड से और रेडियो एक्टिव डिके वाले थ्योरी को यूज़ करके हमने इसको निकाल लिया कि इसकी एज कितनी है 11460 ईयर्स, तकरीबन इसके राउंड अबाउट। तो आज हमने कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ा कि ये क्या है, और हमने एक एग्जाम्पल, एक मतलब आप कह लें प्रॉब्लम के थ्रू हमने ये देखा कि एक हड्डी कितने साल पुरानी है।